जय हिंद दोस्तों। सोना हुआ महंगा, अमीरों का खेल अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी शादी हो, आप सोना वोना मत खरीदिए। सोना से कुछ होने जाने का नहीं है। 1 साल बाद आप सोना खरीदे। और लोग मान भी रहे हैं, बात सही है। अभी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है सोना। लेकिन क्या आपको याद है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि अभी जो है शेयर मार्केट बहुत गिरा हुआ है, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति है, आप लोग इसमें पैसा लगाइए, जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट का आप शेयर खरीदिए। सरकार बनते ही ये शेयर का ऐसा हाल होने वाले हैं कि कितने गरीब लोग करोड़पति हो जाएंगे और कई गुना कंपनियों के शेयर के रेट बढ़ जाएंगे। लोगों ने वही किया, धड़ल्ले से लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग किया, हम लोगों ने भी किया था। तो हुआ क्या कि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बने और उसके बाद जो मार्केट गिरा, और गिरा ही नहीं, गिरते 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 उस लेवल पर आ गया कि जिन लोगों ने अगर 1 लाख रुपया लगाया रहा होगा उस टाइम में, आपको बता रहा हूँ, उसका पैसा आज के डेट पे 30,000 रुपया भी नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति हुई और इतने बुरे कंडीशन में लोग चले गए, लाखों लोग बर्बाद हो गए। तो अब कहा जा रहा है कि सोना महंगा हो रहा है, सोना आप 1 साल ना खरीदें। इससे क्या होगा कि सोना 1 साल बाद जब रेट गिरेगा तो आप तब खरीदें। अब अमीर लोग ये बहुत बड़ी गेम कर रहे हैं। 1 साल बाद आपको बता दूं, सोने का जो रेट होगा वो प्रति 10 ग्राम, जिसे 1 तोला आप कहते हैं, कम से कम 2 लाख प्लस होगा मिनिमम। आप लिख के रख लेना कि अगले साल 2027 में, अप्रैल 2027 में कम से कम 2 लाख रुपए तोला पार रहेगा 24 कैरेट सोना का रेट। और तब आप और भी नहीं खरीद पाएंगे, बहुत पछताना पड़ेगा आपको। अब देखिए, इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार अपीलें करती है, वो सिचुएशन देख के अपीलें करती है। फंसते कौन है? आम आदमी। बड़े लोग इसका फायदा उठाकर इन्वेस्ट कर देते हैं और छोटे लोग इस जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल का जो है उपयोग आप लोग कम करिए, जरूरत पड़े तो गाड़ी चलाइए, नहीं जरूरत पड़े तो मेट्रो से सफर करिए, दूसरे संसाधन अपनाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, ताकि पेट्रोल का बचत हो। अब पेट्रोल का बचत होगा तो देश को ज्यादा दिन के लिए संसाधन मिलेगा, क्योंकि उनका कहना है कि ये सारी चीजें बाहर से आती है। तो आपने क्या किसी अरबपति, किसी करोड़पति, किसी बिजनेसमैन को देखा मेट्रो में यात्रा करते हुए, या बस में यात्रा करते हुए, या फिर ट्रेन में यात्रा करते हुए? अगर ट्रेन में भी करते हैं तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सारे गाइडलाइन आम लोगों के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है। आम आदमी को ही कहा जाता है तुम कष्ट उठाओ, ताकि जो अमीर लोग हैं, जो देश में 10% के आसपास है, जो अरबपति लोग हैं, बिजनेसमैन है, जिनको सुख और संसाधन में जीने की आदत हो गई हुई है, उन लोगों का सुख कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ज्यादा उपयोग करेंगे तो कमी पड़ेगी, तो उनको दिक्कत होगा। अब आप भाई 80%, 85%, 90% जो आम आदमी है, अगर वो पेट्रोल कम कर दे, अगर डेली का पेट्रोल कुछ ही मात्रा में अगर यूज करना कम कर दे, तो बहुत सारे संसाधन बढ़ जाएंगे। तो उस बेचारे को फायदा होगा कि वो ढंग से अयासी कर पाएंगे, पेट्रोल का उपयोग कर पाएंगे। तो उनके लिए बचाने के लिए कहा जा रहा है। भाई पैसा आपका है, आपको क्या लगता है पेट्रोल कभी शॉर्टेज होने वाला है? जिस तरह पानी शॉर्टेज नहीं हुआ आज तक, उस तरह पेट्रोल भी शॉर्टेज नहीं होने वाला है। पानी को आज तक शॉर्टेज बता के, उसके बारे में कहानियां सुना के, कहानियां बता के क्या किया गया कि आज 1 लीटर पानी का बोतल 20-20 रुपया में मिल रहा है, 30-30 रुपया में मिल रहा है। इसको एक बिजनेस बना दिया गया। जबकि एक समय था, आप जब घर से बाहर निकलते थे गाँवों में, छोटे शहरों में, या फिर कोई भी शहर में, तो आप देखते रहे होंगे कि फ्री में पानी मिलता था, पेयजल हर जगह लगा होता था, घड़ा लगा होता था, लोग दूसरों का पानी के लिए पूछते थे, चापाकल होता था, फ्री में लोगों को पानी मिलता था। लेकिन जब से पानी का महत्व लोगों को समझाना लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई पानी तो एक दिन खत्म हो जाएगा, पानी को बचाइए, पानी को सेव कीजिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो दुनिया का 3 हिस्सों से भी अधिक हिस्सों में पानी है, सिर्फ एक हिस्सा ही है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, या फिर जंगल उग सकता है, या फिर पहाड़ियां होती है। बाकी 3 हिस्सा में पानी है। तो ये पानी की कमी कैसे हो सकती है? तो आप लोगों के दिमाग में ये भरा गया कि पानी है लेकिन पीने लायक नहीं है, उस पानी को पी नहीं सकते। भाई नाला के पानी को रिफाइन करके, उसको प्यूरिफाइड करके लोग पी रहे हैं, नदी के पानी के रिफाइन करके पी रहे हैं। जितने भी पानी लोग नदी से फिल्टर करते हैं, या फिर नाला का फिल्टर करते हैं, या फिर बहुत तरह के पानी है जिसको फिल्टर करके बेचा जाता है और लोगों को बताया जाता है कि पीने लायक नहीं है। इसी तरह पेट्रोल को आपको बताया जाता है कि कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा, पेट्रोल कम संसाधन उपयोग करिए ताकि आपका सुख मार के दूसरे के सुख की व्यवस्था की जा सके। अब देखिए, पेट्रोल और धीरे धीरे ज्यादा देशों में निकलने लगा। आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे आप चेक भी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में पेट्रोल नहीं होता था, अब अफगानिस्तान जैसे देशों में भी पेट्रोल निकलने लगा। तो पेट्रोल की मात्रा और धीरे धीरे पेट्रोल का संसाधन और धीरे धीरे बढ़ रहा है।
इसके अलावा बहुत सारे विकल्प लोगों के पास हो गए, सीएनजी से लोग गाड़ियां चला रहे हैं, इसके अलावा ईवी से चला रहे हैं गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ियां सब चल रही है। तो पेट्रोल तब धीरे धीरे ऐसे भी कम खपत होने लगा है ना। अधिकतर अब कार ईवी लोग निकाल रहा है, बाइक ईवी निकाल रहा है, सीएनजी कार चला रहा है, बाइक सीएनजी चला रहा है, ट्रक तक सीएनजी पर चल रही है, बसें अब बैटरी पे चल रही है। तो अब ऐसे भी तो पेट्रोल की खपत कम हो रही है। अब इसमें भी क्या कटौती करेगा आम आदमी? सारा जिम्मेदारी आम आदमी उठाए बेचारा। आज भी आप देखेंगे नेताओं के काफिला में 20-20, 30-30 गाड़ियां आगे पीछे चलती रहती है। देखिएगा छोटा से छोटा पार्षद भी है, एक एमएलए भी है, उसके आगे पीछे भी 2-4 गाड़ियां चलती रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? लाख अपील कर दिए मोदी जी, लेकिन किसी के कोई सिक्योरिटी में, कोई काफिला में कमी नहीं होने वाला है। अब जिनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिला हुआ है, वाई प्लस मिला हुआ है, बहुत सारे ऐसे नेता है जिनको मिला हुआ है, उनके साथ 20-20, 30-30, 40-40 लोगों का काफिला चलता हुआ गाड़ियों के साथ में, क्या उनको बंद करा देंगे? क्या वो संसाधन कम कर लेंगे? क्या उनके बॉडीगार्ड है वो पैदल चलेंगे उनके पीछे? भाई ये सब आम लोगों के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, आप सुनिए, लेकिन अपने को कष्ट मत दीजिए। सारे लोग जीवन जी ही रहे हैं, सरकार का काम है अपील करना, वो अपनी जगह किस मजबूरी में कर रहा है वो जाने, लेकिन संसाधन जो है जितना आपको जरूरत है उतना आप उपयोग करें। अपना हक क्यों आप छोड़ेंगे? मान लिया जाए कि आपके पास अभी पैसा है 1.5 लाख रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे है, आप उसे सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसे 1.5 लाख रुपया को 1 साल आप होल्ड करते हैं कि 1 साल बाद हम सोना खरीदेंगे। वो अगर 1 साल बाद 2 लाख रुपए तोला चला गया तो 50,000 रुपए तो ये आपको नुकसान होगा कि अलग से आपको ये देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि उस पैसे को 1 साल आप होल्ड करेंगे घर में, तो 1 साल में उस पैसे से कुछ आपको आने जाने का है नहीं, तो आपका लगभग 1.5 से 2 साल बर्बाद हो गया। 50,000 लाख रुपए का नुकसान भी आपको हो जाएगा, और ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 1 साल, पूरा 1 साल सोने का रेट कभी भी स्थिर रह ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। इसके अलावा कहा गया खाने का जो कच्चा तेल है उसका उपयोग आप कम करें। कच्चा तेल उगाता ही एक किसान है, आम आदमी उगाता है, और वही उपयोग कम करे। किन के लिए कम करे? किन लोगों के लिए कम करे बताइए? इसके अलावा कहा गया वर्क फ्रॉम होम करिए। ये तो अच्छी बातें है, लेकिन कोई भी जो कंपनी का काम है, फैक्ट्री का काम है, ऐसा काम है जो बाहर जाकर, इसमें कितने लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं? वर्क फ्रॉम होम में इतना प्रेशर है जितना ऑफिस में नहीं। ऑफिस में तो ऐसा कुछ ड्यूटी भी होता है कि चलो 9 बजे गया शाम को 5 बजे वापस आना है, या फिर 10 बजे गया शाम को 6 बजे वापस आ जाना है, मुझे इतना ही काम करना है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कंपनियां इतना शोषण कर रही है, जब मन करे 2 बजे रात को हो, 12 बजे रात को हो, शाम को, कभी भी आपको कोई भी टारगेट दे रही है कि आप तो घर पे पड़े हुए हो, चलो मेरा ही काम करते रहो। जब वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए कहा गया है तो कुछ ही काम है जिसको वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, जो ऑनलाइन काम है। बाकी काम वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता है, उसके लिए इंसान को काम पे जाना ही होगा। सरकार जब वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम घर पे काम करिए जो घर से होने वाला है, तो उनको ये भी इसमें ऐलान करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम में कितना टारगेट होना चाहिए। जो लोग घर से काम करेंगे तो कंपनी को कितना टारगेट होना चाहिए, कंपनी कितना समय तक उससे काम ले सकती है, कितने बजे तक ले सकती है, किस टाइमिंग में उसको कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये सभी गाइडलाइन थोड़ा तय किया जाना चाहिए। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कहने से नहीं होता है। मोदी जी की अपील जो है ना वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन बस ये चीज लगता है सिर्फ ये गाइडलाइन सारे के सारे आम लोगों के लिए क्यों होता है? उन लोगों के लिए क्यों होता है जो लोग बहुत मुश्किल से संसाधन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई चीज उपयोग करने के लिए पैसा इकट्ठा कर पाते हैं 6 महीना 1 साल, और सोचते हैं इस चीज का उपयोग करें, और उस चीज के लिए उन्हें सरकार उन्हीं को मना कर रही है। लेकिन जो लोग बड़े स्तर पर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसका नुकसान कर रहे हैं, 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर पेट्रोल फूक रहे हैं, जो लोग धड़ल्ले से विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों पर कोई भी किसी प्रकार का रोक नहीं है। गाइडलाइन देने से नहीं होगा, नियम बनाइए और सबके लिए बनाइए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता लोग हैं जो बैटरी रिक्शा से आजकल चल रहा है, फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियो डाल रहा है, मेट्रो से यात्रा कर रहा है, बस से यात्रा कर रहा है, वीडियो डाल रही है। 4 दिन की कहानी है, बस 4 दिन के बाद वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए मिलेंगे जिस गाड़ी से वो चल रहे थे। मैं आपको मना ही नहीं कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की बात आपको नहीं मानना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, लेकिन आप भी अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और देखें कि आपके लिए क्या बेहतर है। क्या जो गाइडलाइन जारी किया गया है इसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हमारे लिए किया गया है, हमें पीछे धकेलने के लिए किया गया है? बाकी विकास के मामले में आप देखते होंगे कि मैं मोदी जी का हमेशा तारीफ करता रहता हूँ। अभी देखिए मैं जमुना एक्सप्रेस पर चल रहा हूँ, पिछले बार मैंने गंगा एक्सप्रेस पे बनाया था वीडियो, अभी जमुना एक्सप्रेस पे चल रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेस वे है। जब आप दिल्ली से आगरा के लिए चलेंगे ना तो ये एक्सप्रेस वे आपको मिलेगा, आगरा टू दिल्ली के लिए भी चलेंगे तो एक्सप्रेस वे मिलेगा,
आप लखनऊ के लिए दिल्ली से जा रहा है, या फिर बिहार के लिए जा रहा है, या फिर पूर्वांचल के लिए जा रहा है, तो इस एक्सप्रेसवे से आप जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा काम हुआ है, कितना बेहतरीन काम है, कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। आराम से स्मूथ गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, देख के खुशी हो रही है। लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में गाड़ी चला रहा हूँ। कामें बहुत हुई है, डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है। जो अच्छी चीज़ है उसका तारीफ किया जाना चाहिए। बहुत लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। बहुत लोग जो 20 घंटा, 25 घंटा, 15 घंटा में दूरी तय करते थे, सीधा उसकी दूरी आधी हो गई हुई है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका समझिए कि बहुत समय बचने वाला है। अगर गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत समय आपको बचने वाला है, और बहुत समय बच भी रहा है। लोग 800, 1000 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में तय कर पा रहे हैं। तो ये सब काम कुछ हुआ है, तो अच्छे चीजों की तारीफ भी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि नहीं यार, ये आम लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो उस पर भी थोड़ा मशवरा देता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ। बाकी इस पर बहुत चर्चा वर्चा हो रहा था, तो मैं सोचा चलो अपनी बात भी रख देता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।